हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। हम आज 12th में का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट पुट्स सेडिशन ट्रायल्स ऑन होल्ड अंटिल सेंटर री एग्जामिन्स, सेज अफेक्टेड कैन सीक रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ये कहना है कि बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है बिटवीन द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट एंड ऑन द अदर हैंड सिविल लिबर्टीज़ ऑफ सिटीजन्स। इसके अलावा सेंटर का ये कहना है कि हम सेक्शन 124A के प्रोविजंस को री एग्जामिन करेंगे, रिकंसिडर करेंगे। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक यहाँ पर सेंटर री एग्जामिन और रिकंसिडर प्रोविजंस करता है सेक्शन 124A के, तब तक के लिए जो भी सेडिशन केसेस पेंडिंग है बिफोर कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री उसके ऊपर होल्ड लगाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट वेंसडे पुट ऑन होल्ड ट्रायल इन ऑल सेडिशन केसेस पेंडिंग बिफोर कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री अंटिल द गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर लेती है, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट को करना है री एग्जामिन एंड रिकंसिडर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 124A। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी फ्रेश FIR रजिस्टर नहीं की जाएगी, फ्रेश FIR रजिस्टर की जा सकती है। तो बेंच सेड वी होप एंड एक्सपेक्ट दैट जो स्टेट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर रिस्ट्रेन करेंगी कि वो FIR को रजिस्टर ना करें। However, indicating that there is no blanket stay on registration of fresh FIRs, तो फ्रेश FIRs रजिस्टर की जा सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर फ्रेश केस रजिस्टर किया गया तो यहाँ पर जो अफेक्टेड पार्टी है वो यहाँ पर कोर्ट में मूव कर सकती है और कोर्ट यहाँ पर जो है रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। तो अफेक्टेड पार्टीज आर एट लिबर्टी टू अप्रोच द कंसर्न कोर्ट्स फॉर अप्रोप्रिएट रिलीफ, और यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं वो रिलीफ दे भी सकती हैं प्रेजेंट ऑर्डर को लेकर, और यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने जो टाइम मांगा है उसको लेकर यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके यहाँ पर कोर्ट जो है रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। अब विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया था कि FIR, अगर यहाँ पर FIR फाइल करनी है इन्वॉल्विंग सेक्शन 124A तो वो तभी फाइल की जा सकती है ओनली अगर यहाँ पर जो ऑफिसर है इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और वो सेटिस्फाइड है और उसने अपना सेटिस्फेक्शन यहाँ पर राइटिंग में दिया है कि इस ऑफेंस के लिए यहाँ पर सेक्शन 124A में FIR की जाएगी, तभी यहाँ पर सेडिशन ऑफेंस को लेकर FIR फाइल हो सकती है। तो एन FIR इन्वॉल्विंग सेक्शन 124A will be registered only if an officer not below the rank of superintendent of police is satisfied and records his satisfaction in writing and that the offence alleged involves section 124A as analyzed by the Honorable Supreme Court in the caption judgment। तो विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जजमेंट आया था कि अगर यहाँ पर सेडिशन को लेकर FIR करनी है तो उसके लिए जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो यहाँ पर अपना सेटिस्फेक्शन राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद ही यहाँ पर जो FIR है वो यहाँ पर की जा सकती है इन्वॉल्विंग सेडिशन। केदारनाथ सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो 124A है, सेक्शन 124A ऑफ द सेडिशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया जाता है, लेकिन तब तक यहाँ पर सेडिशन कंसिडर नहीं किया जाएगा जब तक यहाँ पर इंसाइटमेंट या कॉल टू वायलेंस नहीं है। तो in the Kedarnath Singh judgment, the Supreme Court, while upholding section 124A, had attempted to prevent its misuse by laying down what amounts to sedition and what does not। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, तो गवर्नमेंट का तो एज सच स्टैंड हमें नहीं पता चला, लेकिन यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू हैं, उनका ये कहना है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक लक्ष्मण रेखा होती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो पावर्स है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, एंड सेड यहाँ पर किसी को भी अपनी जो डिमार्केशन उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, एंड सेड नो वन शुड क्रॉस देयर बाउंड्रीज। तो यहाँ पर जिसका जितना एरिया है वो उसमें ही काम करे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया, और सेडिशन से रिलेटेड ही एक्सप्लेन पेज पर भी है, तो वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सेकंड न्यूज़ है, मैरिटल रेप दिल्ली हाई कोर्ट जजेस स्प्लिट ऑन एक्सेप्शन टू लॉ। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो जजेस हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है। While one judge said legitimate expectation of sex is an inexorable aspect of marriage, the other said the right to withdraw consent at any given point in time forms the core of the women's right to life and liberty। तो ये आपको समझ आ गया होगा, एक जज का ये कहना है कि मैरिज में एक्सपेक्टेशन होती है सेक्स की और ये एक राइट कंसिडर किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरे जज का ये कहना है कि जो विमेन का कंसेंट है वो विमेन का राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन है उसे यहाँ पर स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। तो स्प्लिट वर्डिक्ट बाय द दिल्ली हाई कोर्ट पेव्स द वे। अब क्या होगा, अब स्पेशल लीव फॉर पिटीशन दे दी गई, अब ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जो भी डिसीजन आएगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक बार हम और व्यू पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। जस्टिस राजीव शगदेर struck down an exception in the law that protects men who have non-consensual intercourse with their wives from criminal prosecution under IPC section 376। इट सीम्स टू कन्वे दैट फोर्स सेक्स आउटसाइड मैरिज इज अ रियल रेप, लेकिन अगर मैरिज में फोर्स सेक्स होता है तो उसको रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो बेसिकली ये तो यहाँ पर इक्वालिटी के प्रोविजन को ही वॉयलेट करता है।
फिर बट द अदर जज का ये कहना है जो एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया है इन आईपीसी सेक्शन 375 वो यहाँ पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं करता है, वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं करता है, ऐसा यहाँ पर सेकंड जज का कहना है। बोथ द जजेज हाउएवर एग्री टू ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ लीव, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ लीव दे दी गई है टू द पिटिशनर्स और यहाँ पर अपील की जाएगी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और वैसे भी ये जो मैटर है ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो यहाँ पर इसको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्स बिटवीन अ वाइफ एंड अ हस्बैंड वेदर द पिटिशनर सीक टू एक्नॉलेज इट और नॉट इज सेक्रेड, तो यहाँ पर सेकंड जज का यही कहना है कि जो सेक्स बिटवीन अ वाइफ एंड द हस्बैंड होता है ये सेक्रेड होता है और यहाँ पर रेप का जो पॉइंट है इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो ही सेड दैट अ हस्बैंड हैविंग सेक्स विद एन अनविलिंग वाइफ कांट बी इक्वेटेड विद द एक्ट ऑफ रेविशिंग बाय अ स्ट्रेंजर। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। He also said the court can't hold as incorrect the legislature's view that exceptions should be retained for the preservation of marital institution। तो ये सेंटर का स्टैंड था कि फेमिलियल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी है कि मैरिटल रेप जो है उसको क्रिमिनल ऑफेंस ना बनाया जाए। तो he also said the court can't hold as incorrect the legislature's view that the exception should be retained for the preservation of the marriage institution। तो सेंटर ने 2017 में सबमिट किया था that striking down the exception for husbands, तो यहाँ पर जो हस्बैंड्स अगर यहाँ पर नॉन कंसेंसुअल सेक्स करेगा तो उसको रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा। अगर उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया तो उसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो यहाँ पर डीस्टेबलाइज हो जाएगा और ये जो है ये इजी टूल हो जाएगा मैन को हैरेस करने के लिए। तो ये सेंटर का स्टैंड 2017 में था, लेकिन सेंटर का ये कहना है कि हमारा स्टैंड जो है वो चेंज हो सकता है। अभी हम स्टेक होल्डर से डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बाद जब सेंटर अपना स्टैंड फाइल करेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगर आप यहाँ पर थर्ड न्यूज़ देखो तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, इसीलिए आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई यहाँ पर मार्केट से लिक्विडिटी को सकआउट करने की कोशिश करेगी ताकि मार्केट में डिमांड कम हो और इन्फ्लेशन कम हो सके। ऐसे में आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई यहाँ पर रेपो रेट को और ज़्यादा इंक्रीज करेगी। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लीगली सेक्स वर्कर कैन से नो नॉट वाइफ, तो आज के न्यूज़पेपर में मोस्टली यहाँ पर डिस्कस किया गया सेडिशन और यहाँ पर मैरिटल रेप, क्योंकि दोनों पर ही जजमेंट्स आए हैं। तो रूलिंग ऑन एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 जो कि मैन को प्रोटेक्ट करता है हु हैव फोर्स्ड नॉन कंसेंशुअल इंटरकोर्स विद देयर वाइफ्स, तो यहाँ पर एक जस्टिस का ये कहना है कि जो सेक्स वर्कर है उसके पास पावर है नो कहने की, लेकिन एक मैरिड वुमेन को नहीं है। तो बेसिकली आप कोई भी पावर्स नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी को वॉयलेट कर रहे हो। द स्टेट कांट हैव अ प्लॉसिबल लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन सेविंग द मैरिज। अब यहाँ पर जो सेंटर का स्टैंड है 2017 में कि हमें फेमिलियल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए और यहाँ पर मैरिज इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि इसको एक्सेप्शन को यहाँ पर स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाए। लेकिन यहाँ पर जज का ये कहना है बेसिकली ऐसी शादी जिसमें नॉन कंसेंशुअल सेक्स किया जाता है वो एक शादी तो हो ही नहीं सकती, वो तो एक टिरनी है। तो स्टेट कांट हैव अ प्लॉसिबल लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन सेविंग द मैरिज व्हेन द सेम इज टिरनी on the argument that the state has recognized other forms of sexual offences and granted the exception only to protect the familial structure। फिर यहाँ पर एक कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन की बात की गई जो कि बहुत पहले मानी जाती थी। कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन ये थी कि एक मैरिड वुमेन है वो कुछ नहीं होती, बस वो चैटल होती है और उसकी कोई सेक्सुअल एजेंसी नहीं होती अगर एक बार उसकी शादी हो जाती है। तो कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन दैट अ मैरिड वुमेन इज नथिंग बट चैटल हु लूजेस अ सेक्सुअल एजेंसी जब एक बार मैट्रिमोनी में एंटर कर जाती है। तो सेक्सुअल असॉल्ट बाय द हस्बैंड नीड्स टू बी कॉल्ड आउट एज रेप ऑन द आर्ग्यूमेंट कि स्ट्राइक डाउन अगर इसे किया जाएगा तो उसकी वजह से फॉल्स केसेस बढ़ जाएंगे, मैन को यहाँ पर हैरेस किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो जज का ये कहना है कि अभी हमारे पास कोई भी इंपीरिकल डेटा नहीं है इस नोशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ही ऑल्सो सेड अगर कोई भी फॉल्स केसेस आते हैं तो कोर्ट उसके लिए फुली इक्विप्ड है डील करने के लिए। तो ही ऑल्सो सेड दैट कोर्ट्स आर फुली इक्विप्ड टू डील विथ फॉल्स केसेस। अब हम आगे चलते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से हमें ये पता चला है जो 49.9% हाउस होल्ड्स हैं वो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी नहीं यूज़ करते हैं। रीजंस क्या है, आसपास उनकी कोई फैसिलिटी नहीं होती। दूसरा रीज़न क्या है, जो फैसिलिटी टाइमिंग है वो कन्वीनियंट नहीं होता है, वहाँ पर बहुत लंबे लंबे क्यूज़ लगाने पड़ते हैं। हेल्थ पर्सनल है एब्सेंट होते हैं, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लंबा होता है और जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो पुअर क्वालिटी ऑफ केयर, तो यहाँ पर यही बताया गया जो हाफ ऑफ द फैमिलीज़ इंडिया में है वो यहाँ पर हेल्थ केयर सीक नहीं करती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्योंकि यहाँ पर पुअर क्वालिटी ऑफ केयर होती है। ये हमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा से पता चला है। अ स्मॉल विन, ये हम डिस्कस करेंगे, सेडिशन लॉ के ऊपर ही आर्टिकल है। तो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी को कॉन्स्टिट्यूशनली अपील किया गया था। अब इस बार पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो सेक्शन 124A है उसको यहाँ पर स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या कहना था, तो यहाँ पर एजी का ये कहना था कि लॉ गुड है, बस यहाँ पर गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। सेंटर ने क्या स्टैंड लिया, तो सेंटर ने यही स्टैंड लिया कि हम लॉ को री एग्जामिन करेंगे और रिकन्सिडर करेंगे। तो
तो petitioners took objection to this approach mainly because such a proposal didn't factor in pending cases and continued misuse of the provision। तो यहाँ पर petitioners का ये कहना था जब तक यहाँ पर सेंटर री एग्जामिन कर रहे हैं, रिकंसिडर करेंगे, तब तक तो जो केसेस जिनके ऊपर सेडिशन के चल रहे होंगे वो तो चल रहे होंगे ना। तो इसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर होल्ड लगा दी है। तो सारे ही केसेस जो कि यहाँ पर सेडिशन से डील करते हैं उनके ऊपर होल्ड लगा दिया जब तक यहाँ पर यूनियन जो है वो री एग्जामिन या रिकंसिडर नहीं कर लेता है प्रोविजंस को। तो ऑन वेडनेसडे इट प्रपोज टू एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म वेयर सेडिशन केसेस वुड बी फाइल्ड ओनली आफ्टर अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक ऑफिसर जस्टिफाइड इट इन राइटिंग। तो मैंने आपको बताया कि एफआईआर तभी हो सकती है सेडिशियस ऑफेंस को लेकर जब यहाँ पर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ पर राइटिंग में ये देगा कि हाँ यहाँ पर जो है केस बनता है सेडिशन का, तो उसके बाद ही यहाँ पर एफआईआर की जा सकती है। आफ्टर सम डेलिब्रेशन कोर्ट रिफ्यूज टू कन्फाइन इटसेल्फ टू द सजेशन, और कोर्ट ने ये बोला कि आप फ्रेश एफआईआर को रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन अगर जो अफेक्टेड पार्टी है वो यहाँ पर कोर्ट में आकर रिलीफ ले सकती है। अब यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि जो सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उस एक्ट का आज भी यूज हो रहा है। तो लेसन शुड हैव बीन टेकन फ्रॉम द फैक्ट दैट पुलिस अक्रॉस द कंट्री कंटिन्यूड फाइलिंग एफआईआर्स अंडर सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट 2000, जबकि इसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि लॉ को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन स्टैट्यूट बुक में ये अभी तक है। तो यहाँ पर जो लोकल पुलिस है उसकी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से जो लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुके हैं उसका भी यूज़ अभी तक हो रहा है। फर्दर जो यहाँ पर सेडिशन की लैंग्वेज है वो मिरर करती है सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसीज मिरर्ड इन द यूएपीए एक्ट 1967, जिसमें बेल मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑथर का ये कहना है अगर सेडिशन हट भी जाएगा तो यूएपीए के प्रोविजंस ऐसे हैं कि जिसमें बेल मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो देयर इज नथिंग प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम सिंपली स्विचिंग टू द यूएपीए इंस्टेड ऑफ सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी। तो जब तक सेफगार्ड्स बिल्ड नहीं होते कि यूएपीए का भी मिस एप्लीकेशन ना हो या तो फिर यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मिस एप्लीकेशन ना हो, तब तक जो सेडिशन है वो हमें डिफरेंट नेम से डराता रहेगा। जैसे कि यूएपीए लगाया जा सकता है, एनएसए एक्ट लगाया जा सकता है। यहाँ पर एक कोट है वर्डली वाइज, द मोर करप्ट द स्टेट द मोर न्यूमरस द लॉज। तो जितना ज़्यादा स्टेट करप्ट होता है उतने ही ज़्यादा लॉज होते हैं स्टेट में। आगे चलते हैं, लेट रुपी फॉल, ये हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रुपी है वो फॉल कर रहा है 77.6 $1 इज इक्वल्स टू 77.6 रुपी हो चुका है। अब इसके रीजंस क्या है? तो रीज़न, पहला रीज़न ये है कि यूएस ने क्या किया है, यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल कर जा रहे हैं। तो पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये, डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं ड्यू टू यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट। तीसरा रीज़न, यहाँ पर डॉलर इंडेक्स बताया गया। तो पहले डॉलर इंडेक्स में कौन कौन सी करेंसीज होती हैं? तो यूएस डॉलर का मेजर किया जाता है अगेंस्ट 6 मेजर करेंसीज, जिसमें कि होता है यूरो, पाउंड, कैनेडियन डॉलर, येन, स्वीडिश क्रोनर एंड स्विस फ्रांक। तो डॉलर इंडेक्स में कौन कौन सी करेंसीज होती है ये आप याद कर लेना, 6 मेजर करेंसीज होती हैं। तो एक बार आप वापस से इनके नाम देख लेना। जो इंडिया का डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो अप्रैल में $20 बिलियन था और मार्च में $18.7 बिलियन था। अब ऑथर का ये कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इंटरवीन कर सकता है और अपने फॉरेक्स रिजर्व से मार्केट में डॉलर जो है वो सेल कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रुपी है उसका डेप्रिसिएशन कम हो सके। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि आरबीआई को ऐसा करना नहीं चाहिए। अब आरबीआई को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि रुपी जो है वो ओवर वैल्यूड है। तो रुपी को जितना ज़्यादा यहाँ पर स्लाइड होना उतना होने दिया जाए, ताकि अगर रुपी स्लाइड होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, तो अपने आप ही हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। क्योंकि अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्ट्स तो इंप्रूव होते हैं, लेकिन जो इंपोर्ट्स होते हैं वो कॉस्टलियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट है वो कम होता है। तो ऑथर का ये कहना है कि इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम हो जाएगा। तो करेंसी डेप्रिसिएशन विल एक्ट एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, इट विल हेल्प ईज करंट अकाउंट प्रेशर्स बाई कर्बिंग इंपोर्ट्स, क्योंकि इंपोर्ट्स जो है वो यहाँ पर कॉस्टली हो जाते हैं अगर रुपी जो है यहाँ पर डेप्रिशिएट होता है। और जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ेंगे क्योंकि हमारा रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम वो एक्सपोर्ट करते हैं जिसके लिए हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमें बेसिकली पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये देखने की बात है कि जो एक्सपोर्ट्स हमारे इंप्रूव होते हैं या नहीं होते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल रिगार्डिंग पुलिस रिफॉर्म्स। तो पुलिस रिफॉर्म्स होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रकाश सिंह जजमेंट ऑफ 2006, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी पुलिस रिफॉर्म्स की। इसके अलावा बहुत सारी कमिटीज़ बनी जो कि बात करती हैं पुलिस रिफॉर्म्स की इनडायरेक्ट तरीके से। फॉर एग्जांपल मलिमत कमेटी एंड द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। अब सुप्रीम कोर्ट के 2006 जजमेंट में, जो कि प्रकाश सिंह जजमेंट था, जो कि यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स की बात करता है, वो यहाँ पर 7 डोमेन्स के रिगार्डिंग बात करता है। 7 डोमेन्स। पहला स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को लेकर, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ डीजीपीज। तो डीजीपी का जो टेन्योर है वो फिक्स होना चाहिए। द टेन्योर ऑफ अदर पुलिस ऑफिसर्स, द सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पर पुलिस जो है वो दोनों काम करती है, लॉ को भी मेंटेन करती है, ऑर्डर को भी मेंटेन करती है, इन्वेस्टिगेशन का भी काम
काम करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है और ठीक से कोई काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, बोर्ड्स फॉर ट्रांसफर्स, पोस्टिंग एंड प्रमोशंस। तो बेसिकली ये यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्क्रिशन पर ना हो कि किसी का भी मन किया ट्रांसफर कर दिया, किसी का भी मन किया कहीं और पोस्टिंग कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड्स बनने चाहिए, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज़ होनी चाहिए एंड द नेशनल सिक्योरिटी कमीशन। इसके बाद जब यहाँ पर प्रकाश सिंह जजमेंट आया 2006 का, तो उसके बाद एक ड्राफ्ट मॉडल पुलिस एक्ट फ्रेम किया गया। तो जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंटर क्या कर सकती है, सिर्फ यहाँ पर मॉडल एक्ट को ही फ्रेम कर सकती है। तो सेंटर ने 2006 में ड्राफ्ट मॉडल पुलिस एक्ट को फ्रेम किया। अब कितने स्टेट्स ने उसको अडॉप्ट किया, तो बेसिकली 15 स्टेट्स ने यहाँ पर अडॉप्ट किया था और 2 स्टेट्स ने अपने पुलिस एक्ट को अमेंडमेंट किया था, जो कि गुजरात और कर्नाटका थे। तो बेसिकली यहाँ पर 17 स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने स्टेट पुलिस एक्ट्स को या तो अमेंड किया, ये तो नया फॉर्मुलेट किया। द गवर्नमेंट हैज़ रिव्यूड द मॉडल पुलिस एक्ट 2006 और उसके बाद 2015 में एक ड्राफ्ट मॉडल पुलिस को लेकर आया गया। अब प्रॉब्लम ये है, जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट में है, जो कि 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट सब्जेक्ट में आती है। तो यहाँ पर सेंटर सिर्फ एक मॉडल जो लॉ है वही लेकर आ सकता है, अडॉप्ट करना नहीं करना ये पूरी तरीके से स्टेट की डिस्क्रिशन होती है। तो पुलिस स्टेट लिस्ट में है। यूनियन लिस्ट में क्या आता है, तो यूनियन लिस्ट में आती आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन सीबीआई। स्टेट लिस्ट में अगर पब्लिक ऑर्डर और पुलिस आता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर। 2016 में नीति आयोग ने एक पेपर पब्लिश किया था और नीति आयोग का ये कहना था कि स्मार्ट पुलिसिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पुलिस को यहाँ पर ट्रांसफर कर देना चाहिए टू द कॉन्करेंट लिस्ट। तो टेकिंग स्टॉक ऑफ व्हाट द स्टेट्स हैड डन ऑन द 2006 जजमेंट अमंग अदर थिंग्स, इट सजेस्टेड मूविंग पुलिस टू द कॉन्करेंट लिस्ट। तो जब ऐसी बात है कि जो पुलिस उसको मूव कर देना चाहिए टू द कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसके बाद से यहाँ पर स्टेट्स ने क्या किया, स्टेट्स ने अपने पुलिस एक्ट को अमेंड करना शुरू किया और जो यहाँ पर प्रकाश सिंह जजमेंट था उसको कंप्लायंस को लेकर यहाँ पर चेंजेस करने लग गए। लेकिन ऑथर ने ये बताया कि कंप्लाई करना और सच में कंप्लाई करने में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टेट सिक्योरिटी कमीशन तो बना दी कि कंप्लायंस हो गया, ठीक है, हमने स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बना दी, लेकिन आप उसमें मेंबर्स किसको अपॉइंट कर रहे हो, उन मेंबर्स को कितना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे रहे हो, वो मेंबर्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट द मोर पर्टिनेंट क्वेश्चंस आर अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सच अ कमीशन, कि उसकी पावर्स क्या है, उसकी रिकमेंडेशंस कितनी ज़्यादा बाइंडिंग है। तो बेसिकली आप प्रकाश सिंह जजमेंट को सिर्फ इंप्लीमेंट मत करो फॉर द सेक ऑफ इंप्लीमेंटिंग इट, पर आप इंप्लीमेंट करो क्योंकि आप सच में चाहते हो कि पुलिस में रिफॉर्म्स हों। तो स्टेट्स डू नॉट कंप्लाई एंड डू नॉट विश टू कंप्लाई। तो कुछ स्टेट्स ने पार्शियल रिफॉर्म किए, यहाँ पर कंप्लीट रिफॉर्म्स किसी भी स्टेट ने नहीं किए। अब बेसिकली यहाँ पर स्टेट्स के पास डिस्क्रिशन है, तो कोई भी क्यों चाहेगा कि उसका डिस्क्रिशन खत्म हो। तो अभी उनके पास वॉलंटरी डिस्क्रिशन है, अगर वो यहाँ पर फॉर्म कर देंगे ये सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से स्टेट का डिस्क्रिशन खत्म हो जाएगा। वो अपने यहाँ पर विम्स और फैंसीज के अकॉर्डिंग किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी की पोस्टिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दिस शुड बी इंटरप्रेटेड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब यहाँ पर कोर्ट ने तो प्रकाश सिंह जजमेंट में यहाँ पर वर्डिक्ट दिया था, तो अगर स्टेट ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह कंसिडर किया जाना चाहिए। परहैप्स बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट इनएफिशिएंसी, जो स्टेट्स हैं, अगर स्टेट्स में बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन आ जाता है तो स्टेट्स यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को भेज दो जब भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अ फ्यू ईयर्स अगो जो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, उसका यही कहना था जो पुलिस है उसको यहाँ पर स्टेट लिस्ट में ही रहने देना चाहिए। एनी आइसोलेटेड मूवमेंट, अगर यहाँ पर सेंटर कोशिश करेगा कि पुलिस को यूनियन लिस्ट में डाल दिया जाए, तो बेसिकली स्टेट्स का ये कहना हो जाएगा कि जो हमारी पावर्स है वो ली जा रही हैं, ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट ऐसा डिज़ायर करते हैं, तो जो आर्टिकल 252(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि पार्लियामेंट यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट पर भी लेजिस्लेट कर सकता है। तो आर्टिकल 252(1) अलाउ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स यहाँ पर डिज़ायर करते हैं तो बेसिकली रहेगा तो पुलिस स्टेट लिस्ट में ही, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो सेंटर है वो उसके ऊपर लॉ बना सकता है अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स यहाँ पर डिज़ायर करें। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सेडिशन लॉ हिस्ट्री डिबेट सेम है, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 3 जज बेंच ने डायरेक्ट किया कि कोई भी पेंडिंग ट्रायल्स, अपील्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑन चार्जेस अंडर द आईपीसी सेक्शन 124A उसको होल्ड पर लगाया जाता है जब तक यहाँ पर सेंटर जो है प्रोविजंस को री एग्जामिन नहीं कर लेती है। सेक्शन 124A क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेक्शन 124A में केदारनाथ सिंह रूलिंग में ये बताया गया था कि जब तक उसको सेडिशियस ऑफेंस नहीं माना जाएगा, जब तक उसमें यहाँ पर इंसाइटमेंट और कॉल टू वायलेंस ना हो। अब इट्स ओरिजिन्स ऑफ द लॉ, तो ओरिजिन ऑफ द लॉ कहाँ पर है, तो आईपीसी 1860 में जब आईपीसी आया था तब 1860 में आईपीसी में सेडिशन नहीं डाला गया था, सेडिशन 1890 में डाला गया। तो इन 1890 सेडिशन वाज इंक्लूडेड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A। तो ओरिजिनल आईपीसी में सेडिशन नहीं था, सेडिशन यहाँ पर बाद में इंक्लूड किया गया है। जो सेडिशन है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट, सेडिशन का यूज़ किया गया अगेंस्ट बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, शौकत एंड मोहम्मद अली, महात्मा गांधी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको लेकर डिबेट तो की सेडिशन को कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इसको एक एक्सेप्शन बनाना चाहिए सेडिशन को, लेकिन इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया डॉक्यूमेंट में।
लिबरल रीडिंग्स। तो यहाँ पर कोर्ट के हम एक बार जजमेंट्स देख लेते हैं। तो रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, सिर्फ क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का करना उसको यहाँ पर सेडिशन नहीं माना जाएगा जब तक यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को अंडरमाइन करने की कोशिश ना की जाए या तो स्टेट को ओवरथ्रो करने की कोशिश ना की जाए। तो जब तक यहाँ पर सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश ना की जाए और जब तक यहाँ पर स्टेट को ओवरथ्रो करने की कोशिश ना की जाए तब तक यहाँ पर सेडिशियस ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। फिर एक और केस आया इन रामनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें सेक्शन 124A को कोर्ट ने ये पाया कि सेक्शन 124A को यूज़ किया जाता है टू कोयल डिसेंट, और जिसकी वजह से प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की रूलिंग आती है जो कि IPC सेक्शन 124A को अपील करती है। हाउएवर द कोर्ट अटेम्प्टेड टू रेस्ट्रिक्ट द स्कोप फॉर इट्स मिसयूज, और यहाँ पर कोर्ट का यही कहना था कि क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट को सेडिशन नहीं माना जाएगा जब तक उसमें इंसाइटमेंट और कॉल फॉर वायलेंस ना हो। फिर केदारनाथ वर्डिक्ट के बाद बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आया, जिसमें कि जो स्लोगन्स है वो रेज किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि रियल इंटेंट ऑफ अ स्पीच अकाउंट में लिया जाना चाहिए बिफोर लेबलिंग इट सेडिशियस। फिर डॉक्टर विनायक सेन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस है, जिसमें कोर्ट का ये कहना था कि पर्सन जो है सेडिशन के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है भले ही वो सेडिशियस स्पीच को ऑथर ना हो, बस उसने यहाँ पर सर्कुलेट की हो। तो कोर्ट हेल्ड अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर सेडिशन इवन इफ ही इज नॉट द ऑथर ऑफ द सेडिशियस स्पीच बट हैज मेयरली आर्टिकुलेटेड इट। फिर इन अरुण जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कोर्ट का ये कहना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, अगर जुडिशरी का क्रिटिसिज्म है तो उसको सेडिशन नहीं माना जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो लेट यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को जब सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था तो उसको लेकर एक ब्लॉग लिखा था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि क्रिटिसिज्म ऑफ द जुडिशरी को यहाँ पर सेडिशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। करंट केस क्या है, तो करंट केस यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड लगा दी, उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा हम डिस्कस कर लेंगे। और कंट्रीज में देखें तो यूनाइटेड किंगडम, जिसकी वजह से इंडिया में सेडिशन आया, तो यूनाइटेड किंगडम ने सेडिशन लॉ को आउटलॉ कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे रिपील कर दिया है। इंडिया में कब रिपील होता है देखने वाली बात है। अब 399 सेडिशन केसेस सिंस 2014 पेंडेंसी हाई। तो बेसिकली यहाँ पर फ्लक्चुएट किया गया है कि कितने केसेस में यहाँ पर कन्विक्शन हुआ है, बिटवीन 3% एंड 33%। जो पेंडेंसी है वो 95% हो चुकी है 2020 में। 2014 के NCRB के डेटा से हमें ये पता चलता है कि 399 सेडिशन केसेस फाइल किए गए हैं, इंक्लूडिंग अ हाई ऑफ 93 इन 2019 एंड 73 इन 2020। 2019 में जो कन्विक्शन रेट रहा है वो सबसे कम रहा है, सिर्फ 3.3% रहा है। तो जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो कन्विक्शन रेट बहुत कम रहा है। द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड टू मैरिटल रेप, अ स्प्लिट वर्डिक्ट एंड व्हाट नाउ। तो ये भी हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस किया था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जस्टिस राजीव हेल्ड दैट एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 175 जो कि रेप के साथ डील करता है, और एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर नॉन कंसेंशुअल सेक्स किया जाता अपनी वाइफ के साथ तो उसको रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये पेट्रियार्की है और मिसोजिनी है। लेकिन यहाँ पर सेकंड जज का ये कहना था कि जो हस्बैंड सेक्स विद एन अनविलिंग वाइफ कांट बी इक्वेटेड, कि बेसिकली यहाँ पर सेक्स किया गया है बाय अ स्ट्रेंजर। अब दोनों जज का यहाँ पर व्यू पॉइंट अलग है। सेक्शन 375 है जो कि रेप को डिफाइन करता है और 7 नोशंस ऑफ कंसेंट बताता है, जो कि अगर विशिएट हो गया तो उसको यहाँ पर रेप कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, उसको रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर जो विमेन है यहाँ पर 18 साल से बड़ी है। तो वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। तो इस एक्सेप्शन की वजह से जो मैरिटल राइट टू हस्बैंड है वो बेसिकली अलाउ करता है एक्सेप्शन। तो दिस एक्सेप्शन essentially allows a marital right to a husband who can with legal sanctions exercise his right to consensual or non-consensual sex with his wife। फिर कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या किया, कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक पर्सन के अगेंस्ट मैरिटल रेप के चार्जेस लगा दिए। तो सेपरेटली द कर्नाटका हाईकोर्ट हैज अलाउड द फ्रेमिंग ऑफ मैरिटल रेप चार्जेस अगेंस्ट अ मैन डिस्पाइट द एग्जम्पशन लॉ। तो लॉ में अभी भी एग्जम्पशन है, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने उसके बाद भी यहाँ पर मैरिटल रेप के चार्जेस लगा दिए। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने 2017 में अपना स्टैंड फाइल किया था। गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसकी वजह से फैमिलियल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन अ वर्डिक्ट इज स्प्लिट, तो वर्डिक्ट यहाँ पर स्प्लिट हो गया तो अब क्या होगा, तो अब बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। तो लार्जर बेंच टू विच स्प्लिट वर्डिक्ट गोस कैन बी अ 3 जज बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, या तो फिर अपील होगी कैन बी प्रेफर्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने सर्टिफिकेशन ऑफ अपील दे दी है टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये वैसे भी मैटर जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं वर्ड पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इकोनॉमी पेज पर हम डिस्कस करते हैं। इंडिया इज़ अ यूनिक मार्केट इन दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट, अब सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग ये आई थी कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो बैन नहीं की जा सकती हैं, लेकिन
यहाँ पर जो कॉइनबेस है, कॉइनबेस का ये कहना है जो आरबीआई है उनके ऊपर इनफॉर्मल प्रेशर डाल रहा है कि वो क्रिप्टो करेंसीज में यहाँ पर यूज़ ना करें। तो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस डिसेबल्ड इट्स यूपीआई सर्विसेज आफ्टर इनफॉर्मल प्रेशर फ्रॉम द आरबीआई। तो उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं है, उसके बाद भी आरबीआई जो है इनके ऊपर इनफॉर्मल प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर यूपीआई की सर्विसेज को होल्ड कर रहे हैं। अभी केस क्या चल रहा था, तो केस जो है 2018 में आरबीआई का एक सर्कुलर आता है और आरबीआई का सर्कुलर ये कहता है कि क्रिप्टो करेंसी में कोई भी अगर डील करेगा तो वो पूरी तरीके से बैन है, क्रिप्टो करेंसी में डील नहीं करना है। तो ऑल बैंक्स फ्रॉम डीलिंग विद वर्चुअल क्रिप्टो करेंसीज। फिर मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस मैटर को लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो बैन किया है आरबीआई ने, उस बैन को ओवरटर्न कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था ये जो आरबीआई का बैन है ये प्रोपोर्शनलिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करता है, जिसकी वजह से हम इस बैन को ओवरटर्न कर रहे हैं। फिर आपको पता है बजट में क्या किया, बजट में यहाँ पर 30% का टैक्स लगा दिया गया क्रिप्टो करेंसीज पे, इसके लिए 1% का टीडीएस भी कटेगा। तो अभी तक ये सारी चेंजेस हुए हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई एक्ट नहीं आया कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में करना इलीगल नहीं है। द कंट्री रिसेंटली इम्पोज 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी। मैंने आपको बता दिया 30% टैक्स लगाया गया और 1% का टीडीएस काटा जाएगा ताकि सारे ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस का यहाँ पर रिकॉर्ड रह सके। तो डिस्पाइट दैट आरबीआई हैज़ कंटिन्यू टू मेंटेन दैट कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो हैं उसमें और ज़्यादा स्क्रूटनी की ज़रूरत है। अब यहाँ पर सेबी की क्या डिमांड है, सेबी की ये डिमांड है कि सेबी को अलाउ कर देना चाहिए कि सेबी यहाँ पर फ़ोन टैप कर सके। तो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टुक अप द कंटेंशियस इशू ऑफ बीइंग ग्रांटेड द पावर टू टैप टेलीफोन्स। जब इन्वेस्टिगेटिंग मैकेनिज्म में इसको यहाँ पर पावर दे दी जाए कि यहाँ पर जो सेबी है वो टेलीफोन्स को टैप कर सके। सीबीआई के पास पावर होती है टेलीफोन को टैप करने की, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास होती है, लेकिन सेबी सिर्फ कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन अभी इसके पास पावर नहीं है फोन्स को टैप करने की। अब एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का ये कहना था कि सेबी को पावर दे देनी चाहिए फोन्स को टैप करने की। वो जो कमेटी बनी थी दैट वॉज हेडेड बाई फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी टी.के. विश्वनाथन। इसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।